हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया है क्या? तो दक्षिण एशिया के अंदर काफ़ी सारे देश जो हैं शामिल हैं, जो कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। उसके साउथर्न पार्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको दक्षिण एशिया का नाम दिया गया है। अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं देखिए, उसमें जो है बांग्लादेश शामिल है, ठीक है। बांग्लादेश के अलावा जो है भूटान शामिल है, भारत शामिल है, इसके अलावा जो है नेपाल शामिल है, मालदीव शामिल है। मतलब क्या है कि जितने भी साउथर्न पार्ट के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी किसमें शामिल है? दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान रहेगा और जो है श्रीलंका, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो है किसके अंदर शामिल है? आपकी दक्षिण एशिया के अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन सभी देशों को कॉमनली क्या कहा जाता है? साउथर्न एशिया या फिर दक्षिण एशिया इसको कहा जाता है। अब दक्षिण एशिया जो है उसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ज्योग्राफिकली भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, पूरा जो वर्ल्ड है उससे डिफरेंट हो जाती हैं। अब वो किस तरीके से होती है? देखिए, जो इंडिया का मैप आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ जिनकी अभी हमने बात की है वो सभी उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके बेसिस पे भी क्या है? डिफरेंट है। जैसे हम बात करें नॉर्थन पार्ट की, तो जो नॉर्थन पार्ट है इन सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके आसपास की बात करते हैं तो वहाँ पर जो नॉर्थन पार्ट है देखिए वहाँ पर क्या है? हिमालय है, ठीक है। और इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर क्या है? एक मिनट में आपको मैप बना के अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने इंडिया का एक रफ मैप बनाया है। तो देखिए, इंडिया के आसपास वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी इसके अंदर शामिल है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है? हिमालय है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है? अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। इसके बाद बात करते हैं ये वाला पार्ट की, जो कि पूर्वी है। जो पूर्वी पार्ट है वहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर जो है नेपाल है, इसके बाद यहाँ पर भूटान है, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ इस साइड पाकिस्तान है, नीचे आप सबको पता है श्रीलंका है, ठीक है। और श्रीलंका और इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है। तो ज्योग्राफिक कंडीशंस जो है वो क्या है? इस तरीके की है कि ये बाकी सारा जो विश्व है उससे अलग हो जाता है एक तरीके से दक्षिण एशिया वाला जो पार्ट है, क्योंकि इधर जो है हिमालय है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी भाषाई और सामाजिक संस्कृति की, तो वो भी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है बाकी के सारे विश्व से। देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है? जो लोकतांत्रिक सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं जो है शुरू हुई थी। बाद में एक तरीके से शीत युद्ध का जब एंड हो गया था, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हो पाया था। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद काफ़ी लगातार 2 बार जो है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। देखिए, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक 2 तरह की सरकारें होती हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, उसमें क्या होता है? जो लीडर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? राजा का शासन होता है और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, या फिर उसकी बेटी जो है वो रानी बनती है, या फिर उसकी पत्नी है वो रानी बनती है। अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो उसका भाई जो है, छोटा भाई जो होता है, उसका शासन चलता है। ये एक तरीके से क्या है? उन्हीं के वंशज जो है आगे आने वाले टाइम पीरियड में राजा या रानी बनते हैं। तो ये एक तरीके से राजतंत्र प्रणाली होती है। पाकिस्तान में लगातार 2 बार जो है क्या बनी थी? लोकतांत्रिक सरकारें बनी थी। सबसे पहली जो सरकार बनी थी पाकिस्तान के अंदर वो किसकी बनी थी? बेनजीर भुट्टो की बनी थी, ठीक है। किसकी बनी थी? बेनजीर भुट्टो की बनी थी। उसके बाद जो दूसरी बार सरकार बनी थी, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान के अंदर, वो किसकी बनी थी? वो बनी थी नवाज शरीफ की, ठीक है। किसकी बनी थी? नवाज शरीफ की बनी थी। तो जब शीत युद्ध का अंत हो गया था तो उसके बाद जब पाकिस्तान और जो एक अलग कंट्री बन गई थी, देखिए आप सबको पता है 1947 में क्या हुआ था? इंडिया के 2 पार्ट बन गए थे। एक पार्ट जो है पाकिस्तान था, दूसरा क्या था? हिंदुस्तान या फिर इंडिया था।
पाकिस्तान जो है, जैसे इंडिया हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को बना था, इसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की सरकार बनी और उसके बाद जो है नवाज शरीफ की वहाँ पर सरकार बनी। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। इसी तरीके से अगर बात करते हैं 1999 की, 1999 के बाद की अगर बात करते हैं, तो पाकिस्तान में तख्ता पलट गया था और यहाँ पर कैसा शासन चल गया था, सैनिक शासन की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। और अगर नेपाल की हम बात करते हैं, तो नेपाल जो है वो 2006 तक क्या था, एक संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है वहाँ पर राजा का शासन चलता था और जो है संविधान भी उनका एक पर्टिकुलर होता था। इसके बाद क्या हुआ था, राजा ने सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो अपने साथ, मतलब अपने हाथ में ले ली थी उन्होंने। और दक्षिण एशिया के अगर और छोटे छोटे देशों की बात करते हैं, जैसे कि भूटान की बात करते हैं, तो भूटान के अंदर आज भी राजतंत्र है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको इन सभी कंट्रीज़ का दे रही हूँ। तो भूटान में आज भी क्या है, राजतंत्र है, मतलब राजा की सरकार वहाँ पर चलती है। अगर दूसरे देश की बात करते हैं, एक द्वीपीय देश की बात करते हैं जो कि हमारा दक्षिण एशिया इसके अंदर शामिल है, वो कौन सा है, मालदीव है। मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है, यानी कि एक आइलैंड कंट्रीज़ को कह सकते हैं। तो ये 1968 तक यहाँ पर सल्तनत का शासन चलता था। और 1968 में क्या हुआ था, यहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी, मतलब यहाँ का एक पर्टिकुलर संविधान बना दिया गया था। और संविधान बनने के बाद यहाँ पर एक अध्यक्षात्मक जो है प्रणाली अपनाई गई थी, जो कि एक गणतांत्रिक देश के अंदर चलती है। गणतांत्रिक का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है, एक ऐसा देश जिसका अलग संविधान होता है। इसके बाद 2005 में जून के बाद क्या हुआ था, मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया था और वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि MDP का जो है शासन वहाँ पर चलना शुरू हो गया था। और 2005 के चुनाव में मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग से जो है ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका अलग हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर सर्वप्रथम किसने संभाली थी, जनरल अयूब खान ने संभाली थी। और पाकिस्तान में पहला सैन्य शासन किसका चला था, जनरल याहिया खान के अधीन चला था। ठीक है, और इसका कारण ये था कि जो जनरल अयूब खान है उसके शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष था, मतलब क्या है, लोग नहीं चाहते थे कि इनकी सरकार चले। और जनरल याहिया खान के शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। और 1971 में किसके साथ युद्ध हो गया, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। और इसके बाद 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में क्या बनी थी, सरकार बनी थी। ये यहाँ पर बात हो रही है वहाँ की गवर्नमेंट की कि किस तरीके से बार बार जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है। इसके बाद भुट्टो सरकार जो है जनरल जियाउल हक जो थे उनके द्वारा गिरा दी गई थी। कैसे गिराई जाती है सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद के सदनों के अंदर पारित कर दिया जाता है तो वो सरकार गिर जाती है। इसके बाद 1982 के बाद इस सरकार को लोकतांत्रिक जो समर्थक होता है, समर्थन मतलब लोगों का जो सपोर्ट होता है, उसके लिए भी जो है इसको आंदोलन का सामना करना पड़ा था। और 1988 में फिर से एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में की गई थी। देखिए, इससे पहले जो सरकारें चल रही थी वो निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। तो सबसे पहले निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किसने की थी, बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। निर्वाचित डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लीडर्स थे उनको ऐसे चूज़ नहीं किया गया था, इलेक्शन के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको चूज़ किया गया था वोट डालकर। जो है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से प्रतिस्पर्धा का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। मतलब उनका कंपटीशन किसके साथ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ। इसके बाद जो निर्वाचित लोकतंत्र है 1999 तक कायम रही, परंतु फिर पाकिस्तान में उलटफेर हुआ। और उलटफेर क्या हुआ, 1999 में सेना ने फिर से कदम बढ़ाया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जो कि नवाज शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो के बाद कौन बने थे, नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ को 1999 में किसने हटा दिया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने हटा दिया था और खुद क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे।
तो जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने 2001 में खुद को क्या बना लिया था, राष्ट्रपति बना लिया था। राष्ट्रपति के रूप में वो जो है निर्वाचित हो गए थे। और 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता जो है शासन कर रहे हैं। यानी कि 2001 से 2008 तक किसका शासन रहा था, जो है ये डेमोक्रेटिक हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं किया गया था। ऐसे बहुत सारे कारक थे जिनकी वजह से एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर क्या था, एक तो यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सेना का शासन चला है, और कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही। लेकिन 2008 के बाद अब कंटिन्यू क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर। इसके बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष की अगर बात करते हैं तो आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर के मुद्दों पर उलझ गए हैं। यानी कि कश्मीर के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बार बार इनमें झगड़ा होता रहता है, जिसको मतलब एक ऐसा पार्ट है पीओके जिसको कहा जाता है, उस पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जमा लिया है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो है अटैक करता है, आक्रमण वगैरह करता रहता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी बार युद्ध हुए हैं। इसके कारण जो है 1947-48 और 1965 में 1965 में युद्ध जो हुए थे उस मामले को सुलझाने में कामयाबी नहीं मिल पाई थी, और भारत जो है 1971 का युद्ध जीत गया, परंतु कश्मीर का मुद्दा जो है वो नहीं सुलझा पाया, वो फिर भी अनसुलझा है। मतलब अब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है संघर्ष चलता रहता है कि जो ये वाला हिस्सा है कश्मीर का, ये कौन सी कंट्री का होने वाला है। सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देश एक दूसरे पर संदेह करते रहे हैं, यानी कि कोई भी एक देश दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ। 1960 तक दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर क्या रहा था, विवाद रहा था। और 1960 में किसकी मदद से इसको सुलझाया गया था, विश्व बैंक की मदद से। जो विश्व बैंक है उसकी सहायता से दोनों देशों ने सिंधु जल संधि के ऊपर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। कब कर दिए थे, 1960 में। कच्छ के रण में सरक्रिक नदी की सीमांकन रेखा को लेकर भी दोनों देशों के बीच में क्या नहीं है, सहमति नहीं है। ठीक है, ये जो सरक्रिक है ये क्या है, एक सीमा रेखा है, यानी कि इस रेखा से इधर वाला पार्ट पाकिस्तान का होगा और इधर वाला हिंदुस्तान का होगा, इस तरीके से डिसाइड किया गया था। इसके बाद जो हमारा बांग्लादेश है उसकी हम बात करते हैं। तो बांग्लादेश 1947 से 1971 तक किसका हिस्सा रहा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो बांग्लादेश है वो किसके साथ मिल गया था, वो वाला हिस्सा पंजाब को दे दिया गया था, और इसको पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी कई बार जाना जाता था। तो इसमें जब इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था तो उस टाइम पे जो पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व है और उर्दू भाषा को लागू करने का जो विरोध है वो जनता के द्वारा शुरू किया गया, विरोध किया गया इन सब चीज़ों का। पश्चिमी पाकिस्तानी प्रभुत्व के खिलाफ एक लोकप्रिय जन संघर्ष नेतृत्व किसके जो है लीडरशिप में किया गया था, शेख मुजीब बरहान के जो है लीडरशिप में किया गया था। देखिए जो बांग्लादेश है उस पाकिस्तान का एक हिस्सा था और उसको किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो 1970 में जब चुनाव हुए थे उन चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान है उनके नेतृत्व में जो आवामी लीग है उसने सभी सीटें जीत ली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानी नेतृत्व के प्रभुत्व वाली सरकार ने विधानसभा बुलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि वो विधानसभा नहीं बुलाएंगे। फिर क्या हुआ, जनरल यहिया खान के शासन में पाकिस्तानी सेना ने उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जिसके कारण भारत में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ से कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए। ठीक है, और भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, तो भारत ने उनका फुल सपोर्ट किया और उनकी काफ़ी मदद भी की। और इसी के कारण 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्योंकि जो बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान होता था वहाँ से जो भारत के अंदर जो लोग आए थे उनको भारत ने क्या दिया, उनको शरण दे दी। ठीक है, और उनकी काफ़ी मदद भी की। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध खत्म हो गया। मतलब जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश क्या है, एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। मतलब जो बांग्लादेश है उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास की घोषणा करते हुए एक अपना अलग संविधान बनाया
देखिए, जो कि जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा गया है उसी को बांग्लादेश के अंदर भी अपनाया गया है। और इसके अलावा जो है 1975 में क्या हुआ, शेख मुजीबुर के अधीन सरकार ने संविधान में संशोधन किया और वहाँ पर उन्होंने संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसको अपना लिया। यानी कि वहाँ पर संसदीय प्रणाली को नहीं अपनाया गया, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया। और ये बदलाव कब किया गया, 1975 में शेख मुजीबुर के अधीन जो सरकार थी उसके टाइम पीरियड में संविधान में संशोधन किया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद वहाँ पर संसदीय प्रणाली की जगह जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसको अपना लिया गया। इसके बाद शेख मुजीबुर ने आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसकी वजह से जो संघर्ष और तनाव था वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि देखिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी अगर रहेगी तो बार बार उसी की सरकार बनती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बजाय कैसी गवर्नमेंट हो जाएगी, राजतंत्र हो जाएगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी है, बार बार वही चुनाव में जो है खड़ी होगी और वही जीत जाएगी, ठीक है, तो उसी की सरकार बनती रहेगी। इसी वजह से वहाँ पर संघर्ष और तनाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो है अगस्त 1975 में सेना के द्वारा शेख मुजीबुर की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई और जिया उर रहमान के अधीन एक सैन्य शासन वहाँ पर स्थापित कर दिया। यानी कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि शेख मुजीबुर को क्या कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई किसी आवामी लीग के द्वारा। और फिर बाद में वहाँ पर किसका शासन शुरू हो गया, सेना का शासन शुरू हो गया। इसके बाद जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1989 के चुनाव में वो जीत गए। देखिए कुछ टाइम तक यहाँ पर किसका शासन चला, सेना का शासन चला, ठीक है। 1975 में स्टार्ट हुआ था, 1989 तक 1979 तक यहाँ पर चुनाव जब हुए उस टाइम तक सेना का शासन रहा। और उसके बाद जिया उर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और क्या हुआ, चुनाव जीत गए। लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो थे उन्होंने जिया उर रहमान की हत्या करके खुद सैनिक शासन की बागडोर संभाली। यानी कि क्या है, वहाँ पर बार बार एक बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है, फिर जो है वहाँ पर सेना का शासन आ रहा है, तो इस तरीके से वहाँ पर एक स्थिर लोकतांत्रिक शासन जो है वो नहीं चल पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अभी आपको बताया था लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो थे उन्होंने क्या किया, जिया उर रहमान की हत्या करके खुद सैनिक जो शासन है वो संभाल लिया था। यानी कि फिर से वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के क्या चल गया, सैनिक शासन की शुरुआत होगी। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने क्या किया, एक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद जो थे उनको 1990 में राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। यानी कि 1989 में जब चुनाव हुए थे तब कौन बना था, जो है जिया उर रहमान जो है वो बने थे। लेकिन बाद में लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो है उन्होंने उनकी हत्या कर दी और उनकी जगह खुद जो उन्होंने शासन संभाल लिया। लेकिन उन्होंने जब शासन संभाला तो बांग्लादेश की जो जनता थी, आवाम वहाँ की जो थी, उन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू कर दिए, जिसके कारण लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को 1990 में राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1991 में दोबारा से चुनाव हुए और तब से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित जो लोकतांत्रिक है सिस्टम है वो काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि अब वहाँ पर 1991 के बाद से अब तक वहाँ पर अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल जो है पुराने टाइम में क्या होता था, एक हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। यानी कि वहाँ पर हिंदू राजा का शासन चलता था, लेकिन बाद में कई वर्षों तक एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। मतलब पहले वहाँ पर हिंदू साम्राज्य था। अब देखो हिंदू साम्राज्य में और संवैधानिक राजतंत्र में क्या डिफरेंस है। हिंदू साम्राज्य का मतलब है राजा का शासन चलेगा, राजा की मनमानी ही चलेगी, जो राजा ने बोल दिया वही कानून है। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र में क्या है, राजा का शासन तो होगा लेकिन वहाँ का एक अलग संविधान होगा और उसी संविधान के बेसिस पर गवर्नमेंट चलेगी। मतलब जो काम किए जाएंगे वहाँ पर उसी संविधान के जो है अंदर जो भी कानून लिखे गए हैं उनके बेस पे किए जाएंगे। फिर एक लोकतंत्र समर्थक मजबूत आंदोलन के मद्देनजर राजा ने क्या किया, 1990 में एक नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया। जो लोग वहाँ पर मांग उठा रहे थे बार बार कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए, तो उसको कब मान लिया, 1990 में मान लिया। और नेपाल ने लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा बना रखा था और काफ़ी समस्याओं से वो भरा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम टाइम पीरियड तक लोकतांत्रिक सरकार टिक पाती थी।
इसके बाद 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमा चुके थे और जो माओवादी राजा थे उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। ठीक है, ये जो माओवादी थे जिन्होंने नेपाल के काफ़ी सारे पार्ट्स के ऊपर अपना प्रभाव जमा रखा था, वो क्या चाहते थे, राजा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह यानी कि राजा से युद्ध करना चाहते थे। और इसी वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरीले जो थे उनके बीच में काफ़ी हिंसक झड़प हो गई, यानी कि उनका युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय तक राज्य की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, यानी कि ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कौन कौन, राजा की सेना, लोकतंत्र के समर्थक और जो है माओवादी, ये तीनों क्या है काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे से झगड़ते रहे। और 2002 में क्या हुआ, राजा द्वारा संसद को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। फिर 2006 में एक देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद जो राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने क्या किया, प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के लिए जो है उनको मजबूर कर दिया। तो मजबूरी में राजा ज्ञानेंद्र को प्रतिनिधि सभा को बहाल करना पड़ा और इस अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन ने किया था। 7 पार्टी अलायंस जिसको कहा जाता है, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी किया था। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने मिलकर इस अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। और 2008 में नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करके क्या बना दिया गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। और 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया, एक जो उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान उन्होंने अपना लिया और उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इसके बाद अगर बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी काफ़ी सारे गृह युद्ध हुए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जो श्रीलंका है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था तो उसके बाद उसके सामने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि वहाँ पर भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। जो सिंहली भाषा है और तमिल भाषा है, इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में वहाँ पर काफ़ी सारे विरोध हुए थे, काफ़ी गृहयुद्ध भी हुए थे। क्योंकि जो सिंहली भाषा है उसको ज़्यादा वर्चस्व दिया जाता था, उसी का ज़्यादा प्रभुत्व था। क्योंकि 1956 में क्या किया गया था, सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की वजह से जो तमिल लोग थे उन्होंने उसका विरोध कर दिया। तमिल भी यहाँ पर 2 तरह के थे, एक तो तमिल नेटिव थे, मतलब जो है श्रीलंकन तमिल थे, या फिर जो भारतीय तमिल थे। श्रीलंकन तमिल कौन से, तो जो हमेशा से श्रीलंका में रहते आए हैं, और भारतीय तमिल थे जिनके वंशज भारत से जाकर श्रीलंका में रह रहे थे और वहीं पर उनके वंशज जो है रहने लगे। वो यहाँ से बागानों में काम करने के लिए गए थे और फिर वहीं जाकर सेटल हो गए। तो श्रीलंका में स्थापित लोकतंत्र को सिंहली और तमिल मूल के लोगों के बीच में जातीय संघर्ष का काफ़ी सामना करना पड़ा था। अभी मैंने जैसे कि बताया, ये लोग जो चाहते थे कि हमारे जो है सरकार चले, और तमिल मूल के लोग जो है वो चाहते थे कि हमारा शासन जो है वो चले। सिंहली लोगों के अनुसार सिलोन का क्षेत्र केवल सिंहल लोगों का था, न कि भारत से आई तमिलों का। मतलब जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, जिनको कि सिंहली कहा जाता था, वो क्या कह रहे थे कि जो सिलोन का क्षेत्र है वो केवल सिंहल लोगों का ही है, ना कि भारत से आए हुए तमिलों का। तो वो चाहते थे कि वो वहीं पर रहें और जो भारतीय तमिल है उनको वहाँ से भगा दिया जाए। इसके बाद सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका सिंहली लोगों का है, इसलिए यहाँ तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। मतलब उन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, काफ़ी विरोध हुए। इसने 1983 के बाद लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसको कि LTTE के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया, जो कि क्या था, एक उग्रवादी संगठन था। ठीक है, कैसा संगठन था, उग्रवादी संगठन था। और इसने तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। यानी कि इस संगठन ने, जो कि LTTE था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसने क्या किया था, इसने श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा के लिए भारत में तमिल लोगों द्वारा भारत सरकार पर दबाव डाला गया। इनकी जो भारत में तमिल लोग थे उन्होंने भारत सरकार के ऊपर भी दबाव डाला कि इस तरीके की एक अलग कंट्री बना दी जाए। और फिर क्या हुआ, 1987 में भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए सैनिकों को भेजा। फिर क्या हुआ, भारतीय सेना और लिटे के बीच में क्या हुआ, संघर्ष चलता रहा और 1989 में भारतीय शांति सेना को उनके उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना श्रीलंका से बाहर आना पड़ा। यानी कि जो भारतीय शांति सेना श्रीलंका के अंदर भेजी गई थी 1987 में, जो संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग उसको वापस आना पड़ा
और संघर्षों के बावजूद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था हमेशा उच्च रही। जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका क्या है, प्रथम है। यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं उसमें जनसंख्या को कंट्रोल करने का श्रेय सबसे ज़्यादा श्रीलंका को ही जाता है। इसके बाद भारत और अन्य पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है और पाकिस्तान है। भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष के कुछ मुद्दे चलते रहे हैं हमेशा से ही। इसमें जो है एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर था, दूसरा क्या था, भारत में अवैध अप्रवास पर, मतलब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वहाँ के लोग जो है भारत में उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट भी जो है काफ़ी मुद्दा ये रहा काफ़ी टाइम तक चर्चा में। फिर भारत विरोधी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन और भारतीय सेना को रास्ता ना देना, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो भारत और बांग्लादेश के बीच में छिड़े हुए थे। अब भी भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध जो है साझा करते हैं। दोनों के बीच आर्थिक संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देश क्या हैं, एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच संधि भी हुई है कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन नेपाल के साथ अगर हमें नेपाल के अंदर जाना है या फिर नेपाल की जनता को भारत में आना है तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा नेपाल के अंदर आया जाया जा सकता है। लेकिन कुछ मुद्दों जैसे चीन के साथ नेपाल के संबंध, नेपाल में माओवादी आंदोलन आदि जो मुद्दे थे, इन्होंने क्या किया है, इस संबंध को विचलित कर दिया है। मतभेदों के बाद भी व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, बिजली उत्पादन और इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड आदि जो है इन दोनों देशों के को जो है एक साथ रखती हैं। श्रीलंका और भारत के बीच श्रीलंका में जारी जातीय संघर्ष का एक मुद्दा है। मतलब अभी हम क्या है शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि भारत का जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कैसे संबंध है। तो भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो व्यापार किया जा सकता है, मुक्त व्यापार यहाँ पर किया जा सकता है, और इससे दोनों देशों के संबंध कैसे हुए, मजबूत हुए हैं। भारत और भूटान के साथ भी बहुत खास संबंध रखता है और भूटानी सरकार के साथ उसका कोई भी टकराव नहीं है। मतलब भूटान के साथ भारत का कोई भी एक तरीके से कन्फ्लिक्ट या फिर संघर्ष है वो नहीं कह सकते। भारत और भूटान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भूटान के विकास के लिए सबसे अधिक अनुदान कहाँ से मिलता है, उसको भारत से ही मिलता है। मालदीव के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। 1988 में श्रीलंका द्वारा मालदीव पर हमले के दौरान भारत ने मालदीव की क्या की थी, मदद की थी। तो इस वजह से भारत और मालदीव के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद बात करते हैं शांति और सहयोग की। तो जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनके बीच संघर्ष के कुछ मुद्दे होने के बावजूद वो आपस में सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व देते हैं और उस महत्व को वो पहचानते भी हैं कि क्या महत्व है, किस तरीके से सभी देशों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तो जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उन सभी ने एक दूसरे के बीच सहयोग विकसित किया है और उसके लिए उन्होंने क्या किया, 1985 में उन्होंने सार्क की स्थापना की। सार्क का मतलब क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया 1985 में जिसको कि सार्क के नाम से जाना जाता है और ये क्या करता है, एक दूसरे की मदद करता है। दुर्भाग्य से विभेदों के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। जो सार्क है उसी को हिंदी में दक्षेश कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद क्या हुआ, साफ्टा को अपनाया गया। साफ्टा का मतलब है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। मतलब ये सभी देश जो है इनको मिलकर एक फ्री ट्रेड एरिया घोषित कर दिया गया। इसके अंदर ये देश जो आपस में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। साफ्टा जो है उसको 2004 में दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा सीमाओं के पार मुक्त व्यापार की अनुमति देने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे और ये शुरू कब से हुआ, 1 जनवरी 2006 से। मतलब इसको बनाने की घोषणा 2004 में हो गई थी, लेकिन इसने काम करना 1 जनवरी 2006 से शुरू किया। और साफ्टा का लक्ष्य क्या था, 2007 तक व्यापार शुल्क को 20% तक कम करना था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारे मुद्दे रहे, लेकिन इन देशों के बीच सौहार्दपूर्ण बदलाव लाने के उपाय काफ़ी जो है किए जा रहे हैं। यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ हमारा अच्छा बिहेवियर है, अच्छा व्यवहार उनके साथ है, काफ़ी मिलजुल कर वहाँ पर वर्क किया जाता है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारा काफ़ी बार जो है झगड़ा हो चुका है, युद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा एक बाहरी शक्ति भी है जो इस क्षेत्र को प्रभावित करती है।
दक्षिण एशियाई राजनीति में चीन और अमेरिका क्या है, प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रमुख खिलाड़ी क्या है, चीन जो है वो किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है। तो चीन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं तो चीन ने अपने वीटो पावर का यूज़ करके हमेशा किसको सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो शब्द क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम भू राजनीति की बात करते हैं तो भू राजनीति से हमारा मतलब उन देशों के संघ से है जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और उनके हित भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो देश हैं उनके संघ को क्या कहा जाता है, भू राजनीति कहा जाता है। इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता की बात करते हैं, बिना किसी दूसरे की मध्यस्थता के दोनों देशों को शामिल करने वाली वार्ता, मतलब बिना किसी दूसरे की मध्यस्थता के, कोई भी वहाँ पर बिचौलिया नहीं रहेगा, दोनों देश जो हैं आपस में मिलजुल कर एक वार्ता करेंगे, उसको द्विपक्षीय वार्ता कहा जाता है। भारतीय शांति सेना ये जो है भारत के द्वारा श्रीलंका में भेजी गई थी। क्यों भेजी गई थी, श्रीलंका में तमिलों की मान्यता को समर्थन देने के लिए। लेकिन क्या ये सफल हुई थी, नहीं हुई थी, इसको जो है विफल होकर वापस भारत में आना पड़ा था। 7 पार्टी अलायंस की अगर बात करते हैं तो 7 पार्टी अलायंस जो है उसमें 7 दलों का एक गठबंधन बना था, जिसने किसको खत्म करने की मांग की थी, सम्राट को, यानी कि राजा के शासन को समाप्त करने की जो मांग उठाई थी नेपाल के अंदर इस पार्टी ने, और इसको क्या कहा गया था, 7 पार्टी अलायंस। दक्षेश के बारे में अभी हमने पढ़ा था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जो है 7 सदस्य देश शामिल थे और उनका उद्देश्य, उनका पर्पस क्या था, आपसी विश्वास और समझ। इसके बाद बात आती है साफ्टा की। साफ्टा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है, इसमें क्या है, अपने सदस्य देशों द्वारा कस्टम प्रतिबंधों और कर्तव्य से मुक्त व्यापार करने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है समझौता यहाँ पर किया गया था। लिटे की भी हमने अभी बात की थी। श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो था, जिसने तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, वो क्या है, लिटे है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समय अवधि या फिर एशिया का जो घटनाक्रम है 1947 के बाद से, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 1947 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश शासन के अंत के बाद 2 अलग अलग देशों के रूप में विभाजित हो गए थे। 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी और कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हुआ था, किस मुद्दे पर, कश्मीर मुद्दे पर। इसके बाद 1954 और 1955 में पाकिस्तान शीत युद्ध के सैन्य ब्लॉक शीटो और सेंटो में शामिल हो गया। फिर सितंबर 1960 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अभी हमने पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो है विरोध किसका चल रहा था, सिंधु जल संधि के ऊपर, तो सिंधु नदी का जो पानी है उसके बंटवारे के ऊपर। 1962 में भारत और चीन के बीच में सीमा संबंधित टकराव हुए। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अवलोकन मिशन की भी स्थापना हुई। 1966 में भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए थे, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, जो ताशकंद समझौता है उसी के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय पे होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी एक तरीके से हत्या हो गई थी। मतलब अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला है कि उनको जानबूझकर मारा था या फिर किसी और एक्सीडेंटल पर्पज से उनकी डेथ हुई थी। तो वो कब हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था उसी के बाद हुई थी। इसके ऊपर हस्ताक्षर जो है शेख मुजीब रहमान के जो 6 सूत्री प्रस्ताव थे उसके अंतर्गत साइन किए गए थे। शेख मुजीब रहमान के जो 6 सूत्री प्रस्ताव था उसके ऊपर पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता के लिए जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अगस्त 1971 में 20 साल के लिए दोस्ती की भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। फिर दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और क्या हुआ, जो बांग्लादेश है उसको मुक्ति मिली थी, बांग्लादेश को अलग देश बना दिया गया था। उससे पहले वो किसका हिस्सा होता था, पाकिस्तान का हिस्सा होता था। जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए और मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और दिसंबर 1985 में क्या हुआ था, दक्षिण एशियाई नेताओं ने ढाका में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ढाका कहाँ पर है,
बांग्लादेश में। 1988 में श्रीलंका ने मालदीव में सैनिकों द्वारा तख्ता पलट के प्रयास के लिए भेजा था। भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे की सुविधाओं पर हमला नहीं करने के समझौते पर जो है हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें भारत ने क्या किया था, मालदीव में सैनिकों द्वारा तख्ता पलट के प्रयास के लिए जो है भेजा गया था। भारत और पाकिस्तान के जो परमाणु प्रतिष्ठान थे उसमें क्या किया गया था कि वो एक दूसरे की सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे। इसके बाद 1988 से 1991 के बीच में जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में क्या रहा, लोकतंत्र बना रहा था। दिसंबर 1996 में 1996 में भारत और बांग्लादेश ने गंगा के पानी के बंटवारे के लिए क्या की थी, फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फरक्का जल संधि क्या थी, बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा नदी का जो पानी है उसके बंटवारे से रिलेटेड थी कि कितना % पानी जो भारत को मिलेगा, कितने % पानी बांग्लादेश को मिलेगा। इसके बाद मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौते पर क्या किए थे, साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 1999 में भारतीय PM वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की क्या की थी, बस यात्रा की थी। फिर जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और जुलाई 2001 में वाजपेयी और जो मुशर्रफ थे उन्होंने आगरा शिखर सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो क्या रहा, असफल रहा। फिर जनवरी 2004 में साफ्टा ने क्या किया, इस्लामाबाद में 12वें सार्क शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके अंदर हस्ताक्षर किए थे। साफ्टा मैंने बताया था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसके बाद हमारे कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।